नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिक्स में। शेयर नॉलेज, शेयर हैप्पीनेस। दोस्तों, यदि आप बैंक ऑक्शन में प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो वाकई आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अकाउंट के एनपीए डिक्लेयर होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम हो जाती हैं। यही कारण है कि ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करती हैं। लेकिन आपका ये इन्वेस्टमेंट कहीं गलत फैसला ना साबित हो, इसके लिए हमारे आगे की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इस प्रोसेस में आने वाली समस्याओं के साथ साथ हम आपको इनसे बचने के समाधान भी बताने वाले हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करते समय सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वह है कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं। साथियों, अक्सर ये अवधारणा रहती है कि बैंक के पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो उसका टाइटल क्लियर ही होगा, लेकिन ये हमेशा ही सही हो ये आवश्यक नहीं है। आप स्क्रीन के बाएं हिस्से में लिखी गई कंडीशन को पढ़ सकते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से लगभग सभी ऑक्शन या सेल नोटिस में लिखी होती है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ में बेचने वाले बैंक के अलावा किसी अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो अकाउंट एनपी डिक्लेयर होते हैं उनमें बिजनेस फेलियर के अलावा मल्टीपल फाइनेंसिंग या फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल भी अक्सर लोग करते हैं और लोन लेने के लिए कई बार वे गलत प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज करवा देते हैं। साथ ही साथ साथियों, ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर स्टेचुअरी बॉडीज़ यानी सेल टैक्स, जीएसटी, एक्साइज या इनकम टैक्स या फिर वेट इत्यादि का चार्ज भी हो सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी की विजिट करनी चाहिए और आसपास के लोगों से जितनी अधिक जानकारी हो जुटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक बार इस प्रकार की प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो आप बैंक पर पुनः किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक अपने सेल नोटिस में साफ तौर पे ये मेंशन करते हैं कि एज इज़ वेयर इज़, एज इज़ वॉट इज़ एंड वाट एवर देयर इज़, यानी जो है जहाँ है जैसा है। उसके बाद आप लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस या सब रजिस्ट्रार ऑफिस या रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी एडवोकेट के माध्यम से उसके जांच करवा सकते हैं। साथ ही उसके लेटेस्ट इंडेक्स की कॉपी के माध्यम से भी उस पर किसी भी प्रकार की चार्ज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, यदि आप किसी अपने चार्टेड अकाउंट के माध्यम से भी ऋणी फर्म या कंपनी जिसकी प्रॉपर्टी वह बिक रही है उससे संबंधित सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी या वेट का किसी भी प्रकार का बकाया है तो उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। साथियों, यदि आप ऑक्शन में खरीदी गई कमर्शियल प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का बिजनेस शुरू करते हैं, कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उससे संबंधित किसी भी प्रकार के लाइसेंस या एनओसी की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी, वो आपको अपने स्तर पे जुटानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के लाइट के, पानी के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, सोसाइटी के ड्यूज़ हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी टाइटल ट्रांसफ़र का किसी भी प्रकार का ड्यूज़ पेंडिंग है तो वो परचेजर को पे करना रहता है। इसमें बैंक आपको किसी भी तरह की हेल्प नहीं करता। साथ ही साथ परचेजर जो है उसे इनकम टैक्स के नियमों का पालन भी करना आवश्यक हो। इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए साथियों, आपको सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की लोकेशन का सही रूप से एनालिसिस कर लेना चाहिए कि वह प्रॉपर्टी वाकई कमर्शियल एरिया में है या इंडस्ट्री सेटअप के हिसाब से जो भी आवश्यक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करती है या नहीं, ताकि आपको ज़रूरी परमिशन या एनओसी लेने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही साथ आप उस प्रॉपर्टी पे जो भी बकाया ड्यूज़ हैं, लाइट बिल, वाटर बिल, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फीस, जिस भी प्रकार का चार्ज उस पे बकाया है उन सभी को कैलकुलेट कर लें, ताकि आप उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल प्राइस का अंदाज़ा लगा पाएँ। साथ ही साथ साथियों, जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को मेंशन करना आवश्यक है, क्योंकि सामान्य रूप से जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वहाँ से इस प्रकार की जानकारी जीएसटी, टीडीएस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाती है। तो यदि आप अपने आईटीआर में इस प्रकार की जानकारी को शामिल नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, ऑक्शन में खरीदी गई किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जीएसटी या टीडीएस का भुगतान अनिवार्य रूप से समय पर कर दें, अन्यथा आपको भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। यदि आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसकी सेल अमाउंट बैंक में जमा करवाने के बाद उससे रिलेटेड टीडीएस जमा करवाकर उस टीडीएस के चालान की कॉपी और साथ में फॉर्म नंबर 26QB अनिवार्य रूप से बैंक को दे दें, ताकि बैंक आपको टीडीएस की अमाउंट रिम्बर्स कर दे। वहीं इसके विपरीत यदि आपने प्लांट एंड मशीनरी या मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है
तो उसकी जीएसटी जो खरीदार है उसे ही वहन करनी होती है, यानी जीएसटी की अमाउंट जो सेल अमाउंट है उसके अलावा एडिशनल रूप में आपको चुकानी होती है। बैंक ऑक्शन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एक और चीज़ है जो ध्यान में रखने लायक है वह है साथियों सेल अमाउंट का समय पर भुगतान। यदि आप सेल अमाउंट का समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक को आपकी अब जमा की गई राशि को फॉरफिट करना पड़ सकता है और बैंक चाहकर भी आपको वह राशि पुनः लौटा नहीं पाएगा। साथियों सामान्य सा नियम है कि किसी भी ऑक्शन में शामिल होने से पहले 10% ईएमडी अमाउंट जमा करवाई जाती है और या फिर यह अमाउंट उसके सेल नोटिस में भी मेंशन हो सकती है। उसके पश्चात जब आप ऑक्शन में सक्सेसफुल रहते हैं या आपकी बिड हाईएस्ट रहती है तो आपको उस ऑक्शन अमाउंट का 25% उसी दिन या अधिकतम अगले वर्किंग डे में जमा करवाना रहता है और उस 25% में से आपके द्वारा जमा की गई ईएमडी को माइनस कर दिया जाता है। उसके पश्चात जो से 75% अमाउंट बचती है वो आपको बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा या फिर 15 दिवस के अंदर जमा करवा देनी चाहिए या फिर ऑक्शन की डेट से अधिकतम 90 दिन के अंदर वो राशि जमा हो जानी चाहिए, बशर्ते उसके लिए आपने ऑथोराइज्ड ऑफिसर से एक्सटेंशन स्वीकृत कराया हो। जब भी आप किसी प्लांट एंड मशीनरी या वाहन को खरीदते हैं तो उसका भली भांति बारीकी से निरीक्षण अवश्य कर लें, क्योंकि इस प्रकार की नीलामी वाली मशीनरी या वाहन जो होते हैं वो काफ़ी लंबी समय से बंद पड़े रहते हैं और ऐसे में उनके ख़राब होने, जंग लगने या उनके अंदर के कल पुर्जों के चोरी होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप सिर्फ विज्ञापन में ही देखकर उनको न खरीदें जब तक कि आप भली भांति खुद उनको जांच परख नहीं लें। साथियों आप बैंक ऑक्शन के माध्यम से जो भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसके पोजीशन के स्टेटस के बारे में अवश्य जानकारी कर लें कि वह बैंक के फिजिकल पोजीशन में है या सिंबॉलिक पोजीशन में है, क्योंकि यदि फिजिकल पोजीशन में है तो आपको सेल अमाउंट जमा करवाते ही बैंक उसका फिजिकल पोजीशन हैंड ओवर कर देगा, लेकिन यदि वह सिंबॉलिक पोजीशन में है तो आपको काफ़ी लंबा खासा इंतज़ार करना पड़ सकता है। साथ ही साथ खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीआरटी या सिविल कोर्ट में कोई केस विचाराधीन है या नहीं, इसकी जानकारी भी आप अपने किसी लोकल एडवोकेट के माध्यम से जुटा सकते हैं। यदि आप बैंक के द्वारा नीलाम की जाने वाली इसी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वेबसाइट IBAPI.in पर जाकर किसी भी प्रकार की रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। साथियों इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि बैंक ऑक्शन से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। साथियों इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल या विचार आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और भविष्य में इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।